हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो हम लोग ने डिस्कस किया था एम्पियर्स लॉ। वो एम्पियर थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ठीक है, बट मैंने उसमें ईच एंड एवरी, ठीक है, स्मॉल डिटेल भी क्या क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें तुमको कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी उसके ऊपर 3 एप्लीकेशन है और बाद में लोग सुपर एंट्रेंस में क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। तो उसका जो 3 एप्लीकेशन है वो सॉल्व करने से पहले, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड स्टेप्स लिखेंगे और वो स्टैंडर्ड स्टेप्स तुमको फॉलो करना है, ठीक है, एकदम मैकेनिकल है, सिर्फ वो स्टेप्स को फॉलो करो और वो एप्लीकेशन हो गया। जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन जब सॉल्व किया तो हम लोग ने कुछ रूल्स लिखे थे कि एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाओ, फिर मार्क करो ई बार डी एस बार, है ना। सिमिलरली वैसे यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स लिखेंगे। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं कि ऐसे ही करना है, बट जस्ट ऐसे कुछ रूल्स है, रूल्स बोल लो या फिर स्टेप्स बोल लो, जिससे क्या होगा एप्लीकेशन एकदम सिंपल हो जाएगा। तो पहला स्टेप क्या बोलता है, स्टेप वन ऐसा है कि जब भी देखो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट पे क्या करेंगे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अंडरस्टूड। तो अब तुम बोलोगे सर पॉइंट पे निकालना तो एम्पियर्स लॉ क्यों यूज करेंगे, बियोट-सावर्त लॉ यूज करो ना। बट देखो हम लोग को जो भी एप्लीकेशंस आएगा ना, वो हम लोग को एम्पियर्स लॉ से यूज करना है। और एम्पियर लॉ यूज करते हैं हम लोग किसके लिए, लूप के लिए है। और लूप मतलब क्लोज पाथ, और लूप पे क्या मतलब, अल्टीमेटली वो जो भी पॉइंट होगा वो मेरे लूप के अंदर कवर हो जाएगा। ओके, तो धीरे धीरे समझ जाएगा एप्लीकेशन मुझे जब हम लोग कवर करेंगे तब। तो स्टेप 1 क्या बोलता है, ड्रॉ अ क्लोज्ड लूप। कहाँ से, passing through the point at which you need to find magnetic field। पहला स्टेप क्या बोलता है, जो भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, जो भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, वहां पर तुम क्या करोगे, क्लोज लूप बनाओगे। ये जो क्लोज लूप है ना, ये क्लोज लूप को हम लोग एम्पियरिंग लूप भी बोलते हैं, और एम्पियरिंग लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी लूप भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है, इमेजिनरी लूप भी बोलते हैं। अब ये क्लोज लूप या एम्पियरिंग लूप कैसा होना चाहिए, तो मैंने तुमको कुछ पढ़ाया था कि एम्पियरिंग लूप कैसा हम लोग लूप जो होते हैं, तो तुम लोग को याद होगा, तो लूप मैंने बहुत सारे बना के दिए थे। तो तुम लोग को हमेशा सिमेट्रिक लूप बनाने होते हैं। कौन से लूप बनाने होते हैं, सिमेट्रिक लूप्स। और सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक लूप्स नहीं बनाने होते। हम लोग को हमेशा कैसे लूप बनाने होते हैं, सिमेट्रिक लूप बनाने होते हैं। अब सिमेट्रिक लूप का एग्जांपल क्या था, सर्कल था, बरोबर है, ऐसा था। तो सर मुझे कैसा समझेगा कि मुझे सर्कल बनाना है, ये बनाना है। तो सिमेट्रिक लूप हमेशा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, तुम चाहे सर्कुलर लूप बनाओ, तुम चाहे स्क्वायर लूप बनाओ, वो जो भी तुम लूप सिलेक्ट करोगे वो लूप ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा एंगल सच दैट, तुम्हारा जो एंगल होगा, ठीक है, एंगल किस चीज के बीच का एंगल बिटवीन बी एंड DL should be either 0 और 90 डिग्री। देखो ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, ये देखो जब तुम सॉल्व करोगे ना इंटीग्रेशन ऑफ BDL करके, तो देखो इसमें क्या आता है, BDL cos थीटा आता है, बराबर है कि नहीं। अब क्या होगा, अभी देखो तुम 0 डालो यहाँ पर, तो cos 0 क्या हो जाता है, cos 0 1 हो जाता है। तुम यहाँ पर 90 डालो, थीटा 90 डालो तो cos 90 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, BDL हो जाता है, और ये क्या होता है, 0 हो जाता है। मतलब बोलने का मतलब ऐसा है कि तुमको ज़्यादा कैलकुलेशन टीडीएस नहीं होगा, फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा। वरना क्या होगा, अगर ये थीटा को तुम 0 या 90 को छोड़ कुछ भी डालोगे ना, समझ में आ रहा है, √3/2 या 1/√2, तो क्या होगा, वो कैलकुलेशन टीडीएस हो जाएगा। और फिजिक्स में हम लोग चीज़ें सिंपल करने को देखते हैं, डिफिकल्ट करने को नहीं देखते। तो ये पहला स्टेप समझा, और पहला स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है
वो पॉइंट से पास होते हुए क्या बनाओ, तुम एक क्लोज लूप बनाओ। वो क्लोज लूप कैसा होना चाहिए, हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए। और वो सिमेट्रिक लूप क्यों होना चाहिए, या सिमेट्रिक लूप ऐसा होना चाहिए कि जो तुम्हारा एंगल होगा बी और डीएल के बीच में, वो या तो 0 होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब स्टेप 2, अब सब सिंपल है। अब खाली स्टेप 2 में क्या बोलता है, सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या होता है, सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड मतलब तो एम्पियर लॉ का लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चे को याद है, तो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, पूरे क्लोज लूप में, इसको सॉल्व करने का। ठीक है, और ये होने के बाद में स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 बोलता है सॉल्व राइट हैंड साइड। अब सॉल्व राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही क्वांटिटी का म्यू नॉट आई। म्यू नॉट की वैल्यू मुझे मालूम है, अभी आई जो होता है ना, आई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ऐसा होता है, फाइंड द टोटल करंट threading through the loop। ये लूप कौन सा होगा, ये बता। जो भी क्लोज लूप तुमने बनाया है, जो भी क्लोज लूप तुमने बनाया है, वो क्लोज लूप के अंदर से कितना टोटल करंट पास हो रहा है, समझ में आ रहा है, वो करंट तुमको निकालना होता है। और कितना करंट पास होगा, जितने अंदर करंट कैरी कंडक्टर्स होंगे। तो जब तुम्हारा ये स्टेप 2 और स्टेप 3 हो जाएगा, यू कैन गो फॉर स्टेप 4। और स्टेप 4 क्या बोलता है, यूज एम्पियर्स लॉ। इसके लिए टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पॉइंट। समझ में आया, दैट इज line integration of magnetic field or a closed loop is mu naught times the total current threading through it passing through it। तो ये तुम लोग के 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसको यूज करना है और बस जो भी तुम्हारे एप्लीकेशन पे वो सब आ जाएंगे। क्लियर है, ओके चलो नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन में पहला जो है, पहला एप्लीकेशन समझ लो ऐसा है कि बहुत सिंपल सा है, बट जस्ट ये वो एम्पियर लॉ के जो मैंने स्टेप्स लिखे थे, 1 2 है ना, वो चारों स्टेप, उसको समझने के लिए कि कैसा अप्लाई करना है ये हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद जो आएगा वो टोरॉइड आएगा और बाद में सोलेनॉइड आएगा। सोलेनॉइड ज़्यादा करके आता है, टोरॉइड भी बहुत कम आता है एग्जाम में। तो देखो क्या बोल रहा है ये, टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। देखो ऑलरेडी मुझे ये चीज़ मालूम है और हम लोग ने सब डिराइव भी किया है। मुझे मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो मुझे मालूम है कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आता है। ये हम लोग ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, यही सेम चीज़ निकालना है, बट क्या यूज करके, एम्पियर्स लॉ यूज करके, एम्पियर लॉ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक करंट कैरिंग वायर बना लेता हूँ। ठीक है, और ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो इसको ऐसे बता देता हूँ। इसका मतलब इसका टॉप एंड कहीं दूर जाके खत्म हो रहा है, बॉटम एंड कहीं नीचे जाके एकदम दूर जाके एकदम खत्म हो रहा है। अब ये कैसा है, करंट कैरिंग वायर। तो लेट्स से इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, करंट जा रहा है। मुझे क्या करना है, ये करंट कैरिंग वायर जैसे कोई भी पॉइंट, वो लोग ने पॉइंट कुछ बोला नहीं कि पॉइंट इतना डिस्टेंस पे हुए हैं, वो लोग ने बोला इन जनरल तुमको जहाँ चाहिए वहाँ पर ले लो। तो मुझे फुल फ्रीडम है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि समझो एक पॉइंट इधर इधर, ये मेरा पॉइंट है। ये पॉइंट पे जो कि वायर से इतना डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत निकालनी है, बट मुझे एम्पियर का यूज करके निकालना हुआ है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, जो भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, वहां से तुम क्या करो, वहां से तुम एक क्लोज लूप बनाओ। क्लोज लूप को हम लोग एम्पियर लूप भी बोलते हैं, उसको हम लोग इमेजिनरी लूप भी बोलते हैं। अब लूप मैंने 2 बनाया था, एक सर्कुलर लूप भी बनाया था, एक स्क्वायर भी बनाया था। तो कब से हम लोग सर्कुलर लूप बना रहे हैं, तो चलो विल गो विद सर्कुलर लूप। स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते वो तुमको नेक्स्ट इसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, या स्क्वायर क्यों लेते हैं और सर्कुलर क्यों लेते हैं वो भी तुमको डिफरेंस समझ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा पॉइंट है यहाँ से पास होती है। स्टेप नंबर 1 क्या था कि ड्रॉ अ क्लोज लूप पासिंग थ्रू द पॉइंट एट विच यू नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। और वो क्लोज लूप कैसा होना चाहिए,
वो क्लोज लूप तुम्हारा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए कि तुम्हारा जो एंगल होता है बी और डीएल के बीच में वो तो या तो एंगल 0 होना चाहिए या तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इससे पास होते हुए एक क्लोज लूप बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इससे पास होते हुए क्लोज लूप बना दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर ही है, बट ये जो है ना, ये क्या है, लूप है। कौन सा लूप है? ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप। ओके, अब मेरा पॉइंट कहाँ पर है? क्लोज लूप पे लाई करता है। मैंने क्लोज लूप पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया एम्पियर लॉ से, मतलब इनडायरेक्टली मैंने कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। देखो पॉइंट पी कहाँ पर है? ये लूप के ऊपर आ गया ना। अगर मैंने ये क्लोज लूप पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया एम्पियर लॉ से, तो इनडायरेक्टली मैंने पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। ये समझा? अच्छा, पॉइंट पे अगर मैं पूछूं वायर से कितना दूर है, तो तुम क्या बोलोगे? सर वायर से इतना दूर है। ओके, अब ये अगर सिनारियो समझोगे तो ये सिनारियो कैसा है? ये वायर है ऐसा और ये वो लूप है। ठीक है, मेरा पॉइंट भी यहाँ पर है, यहाँ पर है मेरा पॉइंट भी। समझ में आया? और ये ऐसा, और मैंने ये इससे पास होते हुए ऐसा लूप बना दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट भी है ना, उसकी ये जो मेरा लूप है, ये मेरे लूप का कुछ तो लेंथ होगा, बरोबर है कि नहीं? ये मेरे लूप का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, बरोबर है? समझो इसका लेंथ है एल करके। तो ये अगर मैं यहाँ पर छोटा सा लेंथ अगर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? डीएल हो जाएगा। पूरे लूप का लेंथ कितना है? एल है। अगर मैं मेरे लूप पे छोटा सा लेंथ ले लूँगा डीएल, छोटा सा लेंथ लूँगा तो डीएल हो गया, और मेरा पॉइंट कहाँ पर है? डीएल पे ही है। अच्छा, दूसरा ये जो डीएल है, देखो ऐसा ये वायर है, करंट ऐसा जा रहा है, पॉइंट पी इधर है और ये ऐसा डीएल मैंने यहाँ लिया। अगर मैं तुमको पूछूँ ये डीएल या ये पॉइंट पी है ना, यहाँ पर पॉइंट पे जो मेरे डीएल पे ही लाई करता है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट पे मेरा इधर है ना, इधर डीएल भी इधर है, पॉइंट पे भी उसके ऊपर है ऐसा, और डाउन फिंगर्स को 90 डिग्री से बेंड, ये ऐसा। ठीक है, तो अंदर जा रहा है, तो अंदर मैं कैसे बताऊंगा? तो अंदर मैं ऐसे बता देता हूँ, ये जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर ऐसे, और ये कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पर फिर से जरा समझो, ये मेरा क्या था? करंट कैरिंग वायर था, और ये पॉइंट पी इधर था, इतना डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ये पॉइंट पी से पास होते मैंने ऐसा लूप बना दिया, और ये पॉइंट पे मैंने छोटा सा डीएल कंसीडर किया ऐसा। देखो ये डीएल ऐसा दिख रहा है। अब क्या किया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है? अंदर की तरफ। देखो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहता तो 90 डिग्री होता, देखो ये ऐसा है। समझ में आ रहा है? तो कितना एंगल बन गया? ये 0 डिग्री हो गया। समझा कि नहीं समझा? अंडरस्टूड? तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, बी और डीएल के बीच में एंगल कितना? 0 करके, हाँ वो मेरा कंडीशन क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो मैंने क्लोज लूप बना लिया, सिमेट्रिक लूप भी है, और ये लूप ऐसा है कि मेरा बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है? बी और डीएल के बीच में मेरा एंगल कितना है? 0 है, और वो मेरा फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई। स्टेप नंबर 2, ये क्या था? स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 क्या था? स्टेप नंबर 2 याद रखना, तो उसमें क्या था? स्टेप नंबर 2 में कि सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ये था। क्लियर है? अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो क्या आएगा ये? तो ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ऐसा कुछ। थीटा देखो, थीटा मैंने बोला था इट इज एंगल बिटवीन बी एंड डी इधर पे, तो अगर तुम इधर लेते तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कितना है? थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो ये 1 हो गया। ओके, नाउ बी, ये जो बी है, बी अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, या अगर मेरा पॉइंट भी यहाँ पर होता, डी यहाँ लेता, या फिर यहाँ लिया होता, यहाँ लिया होता, बी में अगर कहीं पर भी लेता ये लूप पे, तो उसका डिस्टेंस क्या होता? आर ही होता। तो जितना भी मुझे यहाँ मिलता, उतना भी यहाँ मिलता, उतना भी यहाँ मिलता, उतना भी यहाँ मिलता। मतलब बोलने का मतलब ऐसा कि हर जगह कांस्टेंट होता, सेम होता। तो बी क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट चीज़ों को हम लोग इंटीग्रेट नहीं करते, तो ऐसा हो जाएगा। अब ये डीएल है, ठीक है, जितने भी डीएल है, एक डीएल, दूसरा डीएल, तीसरा डीएल, चौथा डीएल है ना, पांचवा डीएल, छठवां डीएल, जितने भी डीएल है सब डीएल को अगर मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कमफरेंस मिलेगा।
ये क्या आ जाए V इंटू 2πr, ये समझे। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 क्या है? जो भी तुमने लूप बनाया, ये मैंने लूप बनाया, इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है वो निकालो। तो इसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है, जितना करंट कैरिंग वायर से, कितने करंट कैरिंग वायर से, एक ही है, और उसका करंट कितना है, I है। तो स्टेप नंबर 3, टोटल करंट थ्रू द लूप या थ्रू एम्पियर इन लूप, वो कितना रहेगा, I ही रहेगा। और स्टेप नंबर 4 क्या, यूज एम्पियर इन लॉ, एम्पियर्स लॉ। और एम्पियर्स लॉ क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रेशन of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times of total current passing through the loop। ये वाला जो वैल्यू है स्टेप नंबर 2 में कितना, V into 2πr is equal to mu naught, टोटल करंट कितना है, I ही है। यहाँ से V कितना आ जाएगा, mu naught I upon 2πr। तो रिजल्ट आप लोगों को जो वहां पर मिला था वो सेम रिजल्ट मिला है। ओके, तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन। कोई मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, कहाँ पर निकालना है, एक पॉइंट पे निकालना है। और अभी ये पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड द, है ना, आउटसाइड स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर नहीं है, अभी क्या है, ऑन द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो जिनको सोलेनॉइड के बारे में नहीं पता, तो सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, देखो उसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। सोलेनॉइड क्या होता है और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है वगैरह वगैरह। तो तुमने पेन के अंदर का स्प्रिंग देखा होगा, तो पेन का स्प्रिंग कुछ ऐसा होता है, पेन का स्प्रिंग कुछ ऐसा होता है, करेक्ट है। अगर इसमें यहाँ से देखूंगा, यहाँ से साइड व्यू से, तो मुझे पूरा सर्कल दिखेगा, ऐसा ऐसा वायर है और ऐसा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अगर मुझे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो व्हाट इज सोलेनॉइड, एक होगी, एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक, एक होगी तो उसको क्या बोलोगे, एक होगी तो उसको क्या बोलोगे, कॉइल, बराबर ना, ये कॉइल हुआ जब, और जब बहुत सारी कॉइल्स होगी तो उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉइल्स को, नंबर ऑफ कॉइल्स, या मोर देन 1 टन ऑफ कॉइल। यहाँ पर कितने टन है, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन, 7 टन, 8 टन। मैं वैसे 10 टन भी बना सकता हूँ, 20 टन भी बना सकता हूँ। तो जब नंबर ऑफ कॉइल्स होती है तो उसी को क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड, क्लियर है। अब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, क्या होगा, तो वो भी समझ लेते हैं। अगर मैं एक लाइन पास करूँगा इसके सेंटर से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a line passing through the center is always known as what, axis। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a line passing through the center is always known as what, axis करके। अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड समझना है। डेरिवेशन थोड़े टाइम के बाद में हम लोग करना है, डेरिवेशन थोड़ा सा पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखूँगा, यहाँ से, तो मुझे ये ऐसा कॉइल दिखेगा, ऐसा कॉइल दिखेगा, इधर बना दो। अब ये कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज भी जा सकता है, ना, करंट ऐसा भी जा सकता है या करंट ऐसा भी जा सकता है, क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। यूजुअली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अज्यूम करते हैं, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज बना देता हूँ। अगर मैं बोलूँ इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा। तो देखो हम लोग कोई भी रूल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटा सा DL अज्यूम कर सकता हूँ, बरोबर है। करंट इसके अंदर ऐसा जा रहा है, मेरे फिंगर्स को ऊपर पॉइंट करूंगा और बाद में ऐसे 90 डिग्री से बेंड कर दूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर लो या फिर राइट हैंड थंब रूल यूज़ करो। देखो कर्ल्ड फिंगर्स को कहाँ पर रखो, जो करंट का जो सेंस है एंटी क्लॉकवाइज, उसमें कर्ल्ड फिंगर्स को रखो, तो थंब क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा क्या आ रहा है, बाहर आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, अगर इसको मैं साइड से देखूंगा, साइड से, तो साइड से ये कैसा दिखेगा, साइड से कुछ ऐसा दिखेगा, क्लियर है। और हम लोग ने अभी डिस्कस किया, अगर इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा, ऐसा आएगा, मतलब इधर पे ऐसा आएगा, ऐसा।
अब क्वेश्चन ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल के कहाँ जाएगा, सीधा सीधा जाते जाएगा इन्फिनिटी तक, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज याद करो। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस वो होती है हमेशा क्लोज कंटिन्यूस लाइन होती है। इसका मतलब वो जहाँ से शुरू होगी ना वहीं पे वो वापस वो खत्म भी होगी, और वो क्लोज्ड होती है। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, क्लोज होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्लोज नहीं होती, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे खत्म हो सकती है। बट मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या होगा, यहाँ से निकलेगी ऐसा बाहर, फिर वो टर्न होके वापस पीछे से ऐसा आ जाएगी। मतलब अगर मैं दिखाने जाऊँगा तो देखो ऐसा हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है? ऐसा, ये ऐसा यहाँ से मैग्नेटिक निकलेगी, फिर ऐसा टर्न होके वापस ऐसा ऐसा निकलेगी और ऐसा। तो कुछ समझ में आ रहा है? तो ये ऐसा कुछ होगा, बरोबर है? फिर से ये समझा? तो समझो अगर एक कॉइल है और इसके मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से कैसा निकलेगी, ऐसा, और फिर ये क्या होगा, टर्न हो जाएगी। अब जब ये टर्न होने वाली ही थी तो मैंने क्या किया, मैंने और एक कॉइल रख दिया इसके बाजू में, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड टर्न नहीं होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड और सीधा जाएगी। फिर से मैंने और एक कॉइल रख दिया, तो क्या होगा, ये और सीधा जाएगी। फिर से मैंने और एक कॉइल रख दिया, ये और सीधा जाएगी। फिर से मैंने और एक कॉइल रख दिया, ये और सीधा जाएगी। लेकिन अब मैंने नहीं रखा तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्न हो जाएगी ऐसे, ये क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगी। तो देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरह लग रहा है, एक बार मैग्नेट के जैसा नहीं लग रहा है? देखो अगर मैं इसकी जगह पे बार मैग्नेट अज्यूम कर लूँ तो देखो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ना, तो तुमने वो याद होगा। तो मैंने इसमें शायद लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब कॉइल के अंदर फ्लो होगा तो कॉइल कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। लेकिन जब सोलेनॉइड के अंदर से फ्लो होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा, बार मैग्नेट के जैसा। तो कॉइल कैसा बिहेव करता है, पोल की जैसा। और सोलेनॉइड कैसा बिहेव करता है, या सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बिहेव करता है, ठीक है? तो वो बिहेव करता है बार मैग्नेट के जैसा। तो बार मैग्नेट का, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट, और कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू अ पोल, नॉर्थ या साउथ। तो समझ में आ रहा है? तो बोलने का मतलब ऐसा, अगर मैं सेंटर से लाइन पास करूँगा तो ये एक्सिस हो गया। तो मुझे बता मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कैसा रहेगा। तो दो चीज़, एक तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म देखो पैरेलल लाइंस है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी तुम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकाल लो, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। तो एक तो है कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो क्या बोलोगे, स्ट्रेट। हम लोग स्ट्रेट बोलने की वजह ऐसा बोलेंगे जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस के पैरेलल, मतलब इट इज अलोंग द एक्सिस। तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा चीज़ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैग्नेटिज्म में भी यूज होगा। ओके, क्लियर है? चलो तो अभी हम लोग जाते हैं इसके डेरिवेशन पे। तो स्टार्टिंग विद द डेरिवेशन, मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक इंडेक्स निकालना है। कहाँ पर, एक पॉइंट पे, जबकि कहाँ पर, एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। तो ये मैंने ऐसा सोलेनॉइड बना दिया, ओके। और इसके अंदर करंट जो है कुछ ऐसा जा रहा है यहाँ से, मतलब अगर मैं यहाँ से देख रहा हूँ यहाँ से, तो देखो करंट ऐसा आ रहा है और ऐसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? यहाँ से करंट ऐसा आ रहा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा, ये करंट आ रहा है ऐसा। और ये करंट कितना है, समझो आई है। और ये क्या, सोलेनॉइड। अगर मैं एक लाइन पास कर दूँगा इसके सेंटर से तो क्या होगा, ये एक्सिस। डेरिवेशन क्या होता है, एक पॉइंट है एक्सिस पे, कहाँ पर है, ये हम लोग अपने ऊपर एक्सिस पे पॉइंट है, तुम कहीं पर भी ले सकते हो, एक्सिस के ऊपर पॉइंट कहीं पर भी ले लो। उसके ऊपर मुझे क्या मिलना है, ये करंट क्या है सोलेनॉइड की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड है करके। तो पहले बेसिक कुछ कैलकुलेशन करते रहते हैं हम लोग को। यहाँ पर एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, समझो ये पॉइंट मैं बोलते हूँ, जैसे कि ये पॉइंट है पी पर, ये पॉइंट पी पे मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बट कौन सा, बियोसावर्त लॉ से नहीं, एम्पियर्स लॉ से। तो एम्पियर्स लॉ के वो 4 स्टेप्स याद रखना है, यूज़ करना है और सॉल्व करना है। अब उसके पहले थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अब वो बेसिक कैलकुलेशन कुछ ऐसा है, अगर मैं तुमको पूछूँ ये सोलेनॉइड का लेंथ कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ है, तो ये लेंथ को मैं बोलता हूँ कैपिटल लेने करके। ओके, अब देखो अगर मैं तुमको पूछूं ये कैपिटल लेंथ में टर्न्स कितने हैं, टर्न्स कितने टर्न, तो तुम क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे टर्न्स गिन लोगे ना।
लेकिन वो तो कैसा सिर्फ मैंने 7 बनाया है, मैं बनाने के लिए 70 भी बना सकता हूँ, 700 भी बना सकता हूँ। तो अगर इन जनरल मैं तुमको पूछूं कि ये नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर कितने हैं करके, तो यहाँ पर एल लेंथ में अभी मैंने कितने टर्न्स बनाया, तो 7 ही टर्न्स बनाया। ये 7 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो तुम क्या बोलोगे एल लेंथ में, एल लेंथ में, अच्छा एल लेंथ में हम लोग ऐसे बात करते हैं अगर मतलब वही क्वेश्चन अपना वही है कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एल लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो तुम लोग क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे काउंट कर लोगे। अब वो तो मैंने 7 बनाया, मैं 7 भी बना सकता हूँ, 700 भी बना सकता हूँ, 800 भी बना सकता हूँ, कितना भी बना सकता हूँ। तो इन जनरल हम लोग कैलकुलेशन कैसा करें, तो उसके लिए हम लोग ने एक मेथड निकाला। हम लोग ने क्या बोला कि मैं ये एल लेंथ की कुछ वैल्यू होगी 100 20 30 40, तो उसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ एक यूनिट लेंथ ले लेता हूँ, यूनिट लेंथ। तो यहाँ से देखो सिर्फ ये कितना यूनिट लेंथ है, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक अलग से डायग्राम, थोड़ा सा समझो कि ये यूनिट लेंथ है ऐसा। ओके, ये इसका कितना लेंथ है, यूनिट लेंथ 1 पॉइंट। और मैं अलग अलग केसेस बनाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर तुमको मैं पूछूँ यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, तो तुम क्या बोलोगे एक ही टर्न। वो तो मैंने सिर्फ बनाने के लिए क्या बना दिया, एक ही टर्न्स बना दिया। मैं 1 टर्न भी बना सकता हूँ, मैं 3 टर्न भी बना सकता हूँ, ये समझ में आ रहा। और मैं चाहिए तो कितने टर्न्स भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं पूछूँ यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है, यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है, तो तुम काउंट करोगे 1 2 3, तो यहाँ पर कितने हैं 3। यहाँ पर कितने टर्न्स है 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इन जनरल यूनिट लेंथ पे कितने टर्न्स है, या तो 1 है वो, या तो 1 है, या तो 3, या तो 6 है। तो छोटा है तो ये छोटा n ही। तो बोलने का मतलब ऐसा है यूनिट लेंथ पे कि जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, 1 होगा 3 होगा 6 होगा, उसको मैंने क्या बोला n। तो पूरे एल लेंथ पे कितने टर्न्स होंगे, तो मैंने बोला x। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से x कितना आ जाएगा, n इंटू कैपिटल है। ये समझ में आया। तो अगर मैं बोलूँ यूनिट लेंथ में अगर 1 टर्न है और ये लेंथ समझो 10 है, बरोबर है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे, 1 इंटू 10 करके। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, यूनिट लेंथ पे 1 टर्न है, तो एल लेंथ में कितने होंगे n इंटू एल। और ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जिसको मैंने बोला कैपिटल n करके। तो यहाँ से मुझे बताओ छोटा n क्या होता है, छोटा n होता है कैपिटल N अपॉन कैपिटल L करके। ओके, और इसको हम लोग रीड कैसा करते हैं, इसको हम लोग रीड करते नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्न डेंसिटी करके भी बोलते हैं इसको। ये क्लियर है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो n तो क्या होगा, नंबर होगा 10 20 30 40 60। तो ये जो भी होगा इसका यूनिट होगा मीटर, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, पर मीटर। क्लियर है। ये वाला कैलकुलेशन समझा। यूनिट लेंथ में जितने भी टर्म्स होंगे तो पूरे एल लेंथ में कितने टर्म्स होंगे इंटू एल कर देंगे। अब ये मैंने बेसिक कैलकुलेशन किया, अभी तक मैंने स्टेप 1 नहीं किया। स्टेप 1 क्या बोलता है, अभी हम लोग स्टेप 1 पे जा रहे हैं। तो स्टेप 1 क्या होता है कि जो भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पर तुम लोग क्या करो, वहाँ पर तुम लोग एक क्लोज लूप बना दो, और जिसको हम लोग एम्पियरियन लूप बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं पूछूँ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ऐसा होगा अलॉन्ग द एक्सिस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो अलॉन्ग द एक्सिस ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो मैं लूप बनाऊंगा, थोड़ा सा डायग्राम साइड में बना देता हूँ। देखो ऐसा, और ये हो, ये मेरा पॉइंट है। देखो प्रीवियस केस में हम लोग ने क्या किया था, प्रीवियस केस में ऐसा था, वायर स्ट्रेट वायर था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, और ये पॉइंट इधर था। तो मैंने क्या किया था,
ये पॉइंट से पास होते हुए ऐसा क्लोज लूप बना दिया था, और ये लूप कैसा था, सर्कुलर था। अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, पहले समझो सर्कुलर लूप ही बना देता हूँ, बरोबर है कि पहले मैं सर्कुलर लूप ही बना देता हूँ। देखो सर्कुलर लूप बनाने के लिए जो सर्कुलर हम लोग में सर्कुलर लूप बनाने का मेन रीज़न क्या होता है कि तुम्हारा जो बी और डी एल का बीच का जो एंगल होता है, बी और डी एल के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होना चाहिए, या तो 0 या तो 90। अब देखो ये वाले केस में क्या हुआ था, जब मैंने यहाँ पर डी एल लिया था, ये डी एल था, बरोबर है, ऐसा वायर था, ठीक है, और ये ऐसा लूप था, और यहाँ पर मैंने डी एल लिया था, तो डी एल ऐसा हॉरिजॉन्टल था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था, तो एंगल कितना था, 0 था। अगर समझो वही डी एल में यहाँ पर लेता तो देखो ये ऐसा वायर है और ये ऐसा लूप है, ठीक है, ऐसा है, और देखो ये इधर है, डी एल इधर है, तो ये करंट ऐसा जा रहा है, ऐसा, फिर फिंगर्स को ऐसे रखूँगा और ऐसे बेंड करूँगा, तो देखो यहाँ पर डी एल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आएगा, तो एंगल देखो कोई भी टाइम पे एंगल 0 ही आ रहा था, थीटा चेंज नहीं हो रहा था। अगर मैं इधर पे लेता तो डी एल तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आता, अगर मैं इधर पे लेता डी एल तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आता। बोलने का मतलब है कि कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड और डी एल के बीच में एंगल 0 होता, तो मेरा थीटा एक भी बार चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा इंटीग्रेशन 1 स्टेप में ही हो गया था। ये समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर समझो, अगर यहाँ पर मैं सर्कुलर कॉइल लेता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है, समझो अगर मैं ये वाला डी एल लूँगा तो बताओ इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है पैरेलल टू द एक्सिस, तो बताओ ये पूरे का लेंथ एल है, तो छोटा सा लेंथ कितना रहेगा, डी एल होगा, तो बताओ डी एल और बी के बीच में एंगल कितना है, 0, तो चलेगा, कहाँ चलेगा। अगर मैं यहाँ पर डी एल लेता हूँ तो देखो ये डी एल और ये मैग्नेटिक कितना एंगल है, 0, चलेगा, चलेगा। लेकिन अगर ये डी एल ले लो तो, और ये वाला डी एल ले लो तो, ये डी एल का एंगल कितना है, तो देखो 90 डिग्री है, और ये डी एल का एंगल 90, तो भी चलेगा। बट अगर मैं इन चारों पोजीशन के अलावा समझो अगर मैं यहाँ पर किधर डी एल ले लेता हूँ, ये वाला डी एल, तो देखो ये एंगल कितना बना है, ये मुझे नहीं मालूम है। अगर मैं डी एल यहाँ पर ले लूँ तो देखो ये एंगल इतना लेगा। इसका मतलब, बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर जैसा जैसा डी एल, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट डी एल पॉसिबल है, इनफाइनाइट डी एल का जो बी के साथ में एंगल बनेगा वो इनफाइनाइट एंगल्स मुझे मिलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ रहा है। यहाँ पर एंगल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बी और डी एल के बीच का एंगल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर एंगल कंटिन्यूसली चेंज होगा तो मुझे पता, जब मैं वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट यूज़ करूँगा, बी डी एल कॉस बी डी एल करके, जिसमें मैं बोलूँगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। अब देखो एंगल बी और डी एल के बीच में एंगल कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा, तो मैं यहाँ पर थीटा कौन सा डालूंगा, समझ में आ रहा है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग सर्कुलर लूप यूज़ नहीं करते। हम लोग यहाँ पर कौन सा, हम लोग यहाँ पर दूसरा लूप यूज़ करते, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर लूप करते। यहाँ पर मैंने स्क्वायर लूप, यहाँ पर समझा सर्कुलर लूप यूज़ क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर लूप यूज़ करने का रीज़न ये था कि मेरा एंगल जो वो हर टाइम बी और डी के बीच में 0 था, इसलिए यहाँ पर क्या था, बी बाहर आ गया था, एंगल एक ही था और 1 स्टेप में इंटीग्रेशन हो गया था। ये समझ में आ रहा है। जबकि ये केस में पॉसिबल नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा, ठीक है, इसलिए एग्जाम में सोलेनॉइड हमेशा ज़्यादा आता है। ओके, आई होप ये क्लियर है, बरोबर है। अब ये चीज़ है ना, बहुत सारे टीचर्स वगैरह सब स्किप कर रहे थे। अगेन तुम लोग को चाहिए तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियोस वगैरह देख लो, कोई भी बड़े बड़े इनका उठा के देखो, ये सब छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करते। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, इतना मुझे समझ गया कि मुझे कौन सा लूप यूज़ करना है, सर्कल तो यूज़ नहीं करना, तो मैं स्क्वायर लूप यूज़ करता हूँ। अब मैंने रैंडमली कुछ भी साइज़ का बना दिया, देखो यहाँ से। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जो भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये मेरा पॉइंट इधर है ना, वहाँ से क्या करो, स्क्वायर लूप या वहाँ से एम्पियरियन लूप बना दो। तो देखो ये मैंने एम्पियरियन लूप बना दिया ऐसा, ये क्लियर है। ये मैंने क्या किया, एम्पियरियन लूप बना दिया। अब ये एम्पियरियन जो लूप है, समझो ये एम्पियरियन लूप का लेंथ जो भी है, मैं यहाँ से बोलता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका लेंथ जो है वो छोटा है, बराबर है, वो क्या है, छोटा एल है। अच्छा, अगर मैं तुमको पूछूँ ये जो मेरा लूप है, ये लूप का जो लेंथ एल है, एल, मुझे बताओ ये एल लेंथ में कितने टर्न्स हैं। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसा करेंगे, तो मुझे मालूम है यूनिट लेंथ में, बराबर है, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स होते हैं। देखो छोटा है ना, अगर यूनिट लेंथ में, इसको अपने क्या बोला, एन बोला ना, तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, एन है। तो एल लेंथ में कितने टर्न्स है, तो मैं बोलूँगा एक्स, और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्या आएगा, स्मॉल एन इंटू एल। तो ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ये जो लूप है ना उसके अंदर का है, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन लूप। ये क्लियर है। अच्छा आगे देखो,
तो ये पॉइंट पी मैंने ले लिया। अब देखो पॉइंट पी लेने से मेरा बेनिफिट हुआ क्या, देखो मेरा स्टेप 1 क्या बोलता है, जो भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड से वहाँ से एक लूप बना दो, वो लूप ऐसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, और वो लूप ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारा एंगल बी और डी एल के बीच में या तो 0 होना चाहिए या तो 90 होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर मैं कोई भी डी एल ले लेता हूँ, समझो यहाँ पर अगर मैं छोटा सा डी एल ले लेता हूँ, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और बी कितना एंगल है 0। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डी एल ले लेता हूँ तो देखो डी एल और देखो मैग्नेटिक फील्ड दोनों हॉरिजॉन्टल है ना, तो एंगल कितना है 0। अगर मैं यहाँ पर कोई भी डी एल लेता हूँ तो कितना, देखो तो देखो ये डी एल और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल, डी एल वर्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, कितना एंगल है 90 चलेगा। और अगर यहाँ पर कोई भी डी एल ले लेता हूँ तो क्या होगा, एंगल कितना बनेगा 90। तो देखो मेरा यहाँ पर वो सब चीज़ सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट के साथ में जाऊँगा। क्लियर? ओके, तो मेरा स्टेप 1 अभी हो गया। अब आता है स्टेप 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्टेप 2 क्या है, देखो स्टेप 2 में करना क्या होता है, मुझे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना होता है। स्टेप 2 और स्टेप 2 क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ जो भी मेरा लूप है उसके अंदर, ये पूरे लूप में मैं क्या करूँगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा ऐसा करके। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखो प्रीवियस केस में क्या हुआ था, जैसे मैंने बोला वो जो स्ट्रेट वाले की केस में, और ऐसा था ना बी और डी एल के बीच में थीटा जो था वो एक भी बार चेंज नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर इंटीग्रेशन किया गया था, 1 स्टेप में आ गया था। अब यहाँ पर मेरा थीटा कितनी बार चेंज हो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मुझे पूरे लूप में चाहिए ना, ये पूरे लूप में, तो देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आऊँगा, तो इसको मैं नाम भी दे देता हूँ मेरे लूप को। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी करके। तो जब मैं ए से चलना चालू करूँगा, ए से चलते 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 बी तक आऊँगा, थीटा एक भी बार चेंज हुआ नहीं, बट अब देखो थीटा यहाँ पर चेंज होगा। जब बी से ऐसा जाऊँगा तो देखो 1 बार चेंज हुआ, फिर जब ऐसा जाऊँगा तो 2 बार चेंज हुआ, फिर ऐसा होगा तो 3 बार चेंज हुआ, और ऐसा होगा तो 4 बार। समझ में आ रहा है? तो थीटा यहाँ पर कितनी बार चेंज हो रहा है, 4 बार चेंज हो रहा है। तो पूरा लूप कवर करना है, पूरा लूप कवर करने में थीटा 4 बार चेंज हो रहा है, तो मुझे इंटीग्रेशन भी कितनी बार करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? इसीलिए ये जो स्टेप है ना, ये वाला मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं ऐसे लिखूँगा। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, और यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। ये समझो। और कहाँ से चालू किया हम लोगों ने, ए से चालू किया, तो ए से लेके बी, फिर बी से लेके सी, फिर सी से लेके डी, और डी से लेके ए। ये समझे? अंडरस्टूड। अब पहले देखो ये पूरा लूप कवर हो गया ना, पूरे लूप में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे लूप में निकाल लिया, मतलब ये पॉइंट भी निकाल लिया मैंने इंटीग्रेट। अच्छा, अब पहले ये जो है ना D से लेके C और A से लेके D, वो कहाँ पर है, देखो D से लेके C, उसमें देखो थीटा जो है ना, थीटा मुझे थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन B और DL। तो बताओ D से लेके C तक कोई भी DL यहाँ कहीं पर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा का एंगल कितना है, एंगल है 90। तो व्हाट इज cos 90, 0। व्हाट इज cos 90, 0। और यहाँ पर भी थीटा कितना है 90, तो व्हाट इज cos 90, 0। इसका मतलब क्या होगा, 0 इंटू कुछ भी करोगे तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये समझ में आ रहा है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और यहाँ पर भी ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो ये वाला जो टर्म है, ये यहाँ पर भी क्या हो गया, ये टर्म भी 0 हो गया। अब तुम बोलोगे सर ये टर्म कैसे 0 हो गया, थीटा देखो C से लेके D, यहाँ पर तो DL हॉरिजॉन्टल है और मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा कितना, थीटा तो 0 है, तो cos 0 1 होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो पूरा टर्म 0 हो रहा है ना, वो इसके वजह ये वाले टर्म की वजह से 0 नहीं हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 है। अब देखो ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 है वो मैं समझाता हूँ, सुनो अभी। देखो इसको समझने का 2 रीज़न है, एक एकदम सिंपल है और दूसरा थोड़ा सा एक्चुअल रीज़न है समझने के लिए। तो देखो यहाँ पर
सबसे पहले सिंपल रीज़न देखो, सबसे सिंपल रीज़न ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो ये जो DL है ना, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होता है सोलेनोइड के अंदर होता है, और जैसा जैसा तुम दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ये इतना दूर आ गया तुम लोग कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट क्या है, जीरो। ये समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या ऑलमोस्ट जीरो है, वैसा ही बोल सकते हो। लेकिन अगर दूसरा चीज़, अगर तुमको एक्चुअल रीज़न समझना है, तो एक्चुअल रीज़न समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे ये सब बरोबर ना, मुझे ये जो मेरा लूप है बरोबर, ये लूप के अंदर इतने सारे टर्न्स हैं, तो मैं पहले एक टर्न जैसा मैग्नेट में कोई भी एक टर्न ले लेता हूँ, समझो ये वाला, तो ये मैंने एक टर्न ले लिया ऐसा, ठीक है, और ये है कौन सा C और D करके इधर है ऊपर है ऐसा, मतलब देखो अगर इसको दिखाने आएगा तो देखो ऐसा, यहाँ पर एक टर्न अज्यूम किया है ऐसा, देखो ये टर्न अज्यूम किया, और ये देखो ये C से लेके ये D ऐसा है बराबर, और करंट कैसा जा रहा है क्लॉक पे, देखो एंटी क्लॉक ऐसा, और फिर यहाँ से बाहर आ रहा है ऐसा, और फिर बाहर आ रहा है। मतलब अगर मुझे दिखाना है तो देखो यहाँ पर करंट कैसा जा रहा है, अंदर जा रहा है, और यहाँ पर करंट कैसा आ रहा है, बाहर आ रहा है, इधर पे करंट अंदर जा रहा है, इधर पे करंट बाहर आ रहा है, ये क्लियर है, ऐसा रखा है। देखो ऐसा एक लूप की वजह से, एक कॉइल की वजह से समझ लो, एक कॉइल की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना सब कॉइल की वजह से रहेगा बराबर है। तो एक कॉइल का देखो करंट ऐसा जा रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो DL में ऊपर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है। अच्छा मुझे बताओ, इसके ये जो छोटा सा DL है उसके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो देखो करंट अंदर जा रहा है, तो ऐसा फिंगर्स को ऐसा रखा, क्योंकि मेरा इधर पे यहाँ पर निकाला ना, बाद में इसको मैंने 90 डिग्री से बेंड किया ऐसा, तो इसकी वजह से ये छोटा सा जो DL है उसके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा, ये क्लियर है। अच्छा ऐसा है, ऐसा। अब देखो एक नीचे DL इधर है, इधर पे DL, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, लेकिन मेरा जहाँ पर मुझे निकालना है वो देखो CD ऊपर है, तो ऐसा करूँगा और फिंगर्स को 90 डिग्री बेंड ऐसा इधर आ रहा है। तो देखो ये वो वाला केस हो गया, एक्सिस वाला केस जो हम लोग ने किया हुआ था कि ये वाले DL का मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला DL कैंसिल कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर DL लूँगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ये कैंसिल करेगा, अगर यहाँ पर लूँगा तो इसका ये वाला कैंसिल करेगा। इसका मतलब डायमेट्रिकली ऑपोजिट DL क्या करेंगे, एक दूसरे को मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा कैंसिल करके कर देंगे, तो नेट वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको ऐसा नोट करके याद कर लो, पूरे कॉइल की वजह से ठीक है, बाहर कितना रहेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, पूरे कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्लियर है, तो ये एक्चुअल रीज़न है। इसके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना हो गया, जीरो हो गया, इसके से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, इसके से यहाँ पर जीरो, इसके यहाँ पर जीरो, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर है, तो फाइनली अभी यहाँ पर क्या बच गया है, तो अभी जो फाइनली यहाँ पर बच गया वो देखो ये वाला पार्ट बच गया ये वाला। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा इसका आंसर, तो इसको अगर सॉल्व करना तो देखो यहाँ पर थीटा कितना है, जीरो, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, B और DL। तो अभी देखो B यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, यहाँ कहीं पर भी B क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। B क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, अंडरस्टूड। तो B क्या है, यूनिफॉर्म है। तो फाइनली B बाहर आ जाएगा और A से लेके B तक जितने भी DL है सबको ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर बनाता हूँ, A से लेके D तक बराबर है इसके, हाँ ठीक है, नीचे जगह नहीं है इसके लिए। तो देखो ये B बाहर आ गया और ये DL, तो ये कितना आ जाएगा, B इंटू L करके, इसको मैंने बराबर है। ये कहाँ से आया, स्टेप नंबर 2 से आ गया, तो ये स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 1 है, ये क्लियर है। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, जो भी तुमने लूप बनाया है उसके अंदर से टोटल करंट कितना पास हो रहा है वो निकाल के बताओ। ये समझ में आ रहा है। तो देखो ये तुम्हारा कॉइल ऐसा है ना, क्लियर में नाम निकालो तो ऐसा है, ये समझ में आ रहा है, ऐसा अंडरस्टूड।
तो देखो ये तुम्हारा कॉइल ऐसा है, ऐसा देखो, ऐसा ये ऐसा और ऐसा जा रहा है, अंडरस्टूड, और ये एक्सिस है तो ऐसा है और ये बीच में से जा रहा है, सेंटर में से, बीच में से, अंडरस्टूड। तो मुझे बताओ ये देखो, ये देखो यहाँ से है ना, ये मेरा लूप है, इमेजिनरी लूप, यहाँ से कॉइल आ रहा है, अंदर जा रहा है, फिर ऐसा आ रहा है, फिर ऐसा अंदर जा रहा है, फिर निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर ऐसा निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर ऐसे निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर ऐसे निकल रहा है। तो देखो करंट कैरिंग कॉइल्स इतने सारे हैं ना ऐसे। तो ये लूप के अंदर टोटल करंट कितना होगा ये हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग ने और एक छोटा सा कैलकुलेशन किया और वो कैलकुलेशन समझ लो, ठीक है, आगे वापस से यूज होने वाला है। स्टेप नंबर 3 के लिए, स्टेप नंबर 3 के लिए टोटल करंट निकालने के लिए हम लोग ने ऐसा बोला, देखो यहाँ पर पहले मैंने निकाल तो लिया कि यूनिट लेंथ में जितने भी टर्न्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, एन इंटू एल होंगे, बरोबर है। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है, बरोबर है। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है। तो एक टर्न में, बरोबर है, एक टर्न में बताओ, एक टर्न में कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है। एक टर्न के अंदर, एक टर्न के अंदर कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है, यहाँ से आई आ रहा है। तो बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्न्स है, एन इंटू एल। तो मुझे बताओ एन एल टर्न्स में कितना करंट जाएगा, एक्स में। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स इंटू 1 आ गया और ये कितना आ गया, एन आई एल, ये समझ रहे। तो एक टर्न के अंदर कितना करंट जा रहा है, आई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्न है, एन एल टर्न है। तो एन एल टर्न में कितना करंट जाएगा, तो टोटल करंट है पासिंग थ्रू लूप कितना लेगा वो, एन आई एल। ये क्लियर है। और लास्ट है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, यूज एम्पियर्स लॉ, जो कि क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, बराबर। स्टेप नंबर 4 जगह नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। डी इंटू डी एल इज इक्वल टू वॉट, म्यू नॉट इंटू आई डी इंटू डी एल। ये स्टेप नंबर 2 में कितना आया था, डी एल आया था। तो डी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट और आई कितना आ गया, एन आई एल। ये क्लियर है। ये वाला आई और ये वाला डिफरेंट है एक्चुअली, चीज़ में यहाँ पर कैपिटल आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, एन आई एल, एल और एल कैंसिल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया सोलेनॉइड पे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। क्लियर है, स्टेप समझा। तो अभी जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। अभी सॉल्व करने पे तुम लोग देखोगे कि इसके पहले जो हम लोगों ने सोलेनॉइड का जो डेरिवेशन किया था, सोलेनॉइड का ऐसा, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इसको मैं ऐसा भी बना सकता हूँ। तो अगर इसके पॉइंट इधर पे था, अलाइन पासिंग टू सेंटर, उसको हम लोग ने एक्सिस बोला, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना था, इतना है था। अब देखो इसको अगर मैं ऐसा बेंड कर दूँगा तो ये क्या बन गया, टोरॉइड। तो तुम देखोगे डेरिवेशन में इसका भी आंसर सेम ही आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि ये टोरॉइड बना तो सोलेनॉइड से ही है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसका बेंड कर दूँगा तो ये ऐसे दिखेगा, अलाइन पासिंग टू सेंटर इज नोन एज वन एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। मुझे क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की ताकत निकालनी है कहाँ पर, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड। तो मैं पॉइंट कहीं पर भी ले सकता हूँ, पॉइंट में कहीं पर भी ले सकता हूँ। तो समझो मैंने पॉइंट ले लिया इधर पे, समझो पॉइंट ले लिया यहाँ पर, इधर पे पॉइंट पी करके इधर पे ले लिया। ये कितना डिस्टेंस पे है, ये जो भी डिस्टेंस पे मैंने बोला आर करके, क्लियर है। और ये करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये करंट कैरिंग टोरॉइड की वजह से ये पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो मुझे बता दो। तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पर क्या करो, एक क्लोज लूप बना दो, एम्पियर लूप बना दो। वो एम्पियर लूप ऐसा होना चाहिए कि डी और डी एल के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए या तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक कुछ दो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा ना, क्योंकि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, किसी को याद है? तो देखो ऐसा था अलॉन्ग द एक्सिस ना। तो जब ये ऐसा बेंड, जब ये सर्च है ना, जब इसको मैं ऐसा बेंड कर दूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, एक्सिस के अलॉन्ग भी होगा। तो देखो ये ऐसा होगा ना मैग्नेटिक फील्ड भी, समझ में आ रहा है।
ये बी क्या मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, बराबर। ऐसे बहुत सारी लाइंस होती हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो मुझे लूप बनाना है, क्लोज लूप बनाना है, बराबर है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर ही ये पॉइंट पी से पास होते हुए, बराबर है कि नहीं, पॉइंट पी से पास होते हुए मैंने ऐसा एक लूप बना दिया, समझ में आ रहा है। पॉइंट पी से पास होते ही मैंने क्या कर दिया, ऐसा मेरा एक लूप बना दिया मैंने, दिख रहा है, बराबर है। अब तुम यहाँ पर कोई देखो, यहाँ पर एक छोटा सा डीएल ले लो, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, कितना एंगल दोनों के बीच में, 0। यहाँ पर अगर मैं छोटा सा डीएल ले लेता हूँ और यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल है, 0। यहाँ पर अगर मैं छोटा सा डीएल ले लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड देखो इधर है, कितना एंगल दोनों के बीच में, 0। तो कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का डीएल और इसके बीच में 0 है, अंडरस्टूड। तो स्टेप 1 हो गया मेरा, स्टेप 1 हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 बोलता है कि जो सॉल्व करो, कौन सा सॉल्व करो, राइट हैंड साइड किसका, एम्पियर्स लॉ का। तो ऐसा आएगा ये बी डी एल, बराबर है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा। थीटा किस किस के बीच का एंगल होता है, बी और डी एल के बीच में। मैं कोई भी डी एल ले लूँ, बराबर है, उसका मैग्नेटिक, देखो मेरा सर ये लूप भी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा है, बराबर है कि नहीं। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये 1 हो गया। अच्छा, दूसरा सेंटर से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो वो बी बाहर आ गया। ये डी एल, डी एल, डी एल, डी एल, जितने भी डी एल है इसके ऊपर, ये डी एल, 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 सब डी एल ऐड करूँगा तो सर्कमफ्रेंस मिलेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई आर, स्टेप 2 से, ठीक है। अब आता है स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 मतलब स्टेप 3 क्या होता है कि फाइंड द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप। तो देखो ये जो है ना, ये मेरा लूप है, इसके अंदर से टोटल करंट कितना पास हो रहा है, ये समझ में आ रहा है। तो देखो करंट यहाँ से आ रहा है, फिर ऐसे बाहर, देखिए लूप को देखो, ऐसा बाहर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे बाहर आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसा है ना, ये लूप पूरा ऐसा है। लूप अगर ऐसा है तो करंट भी ऐसा ही है ना, करंट देखो ऐसा जा रहा है, इधर से ऐसा जा रहा है, फिर ऐसा बाहर आ रहा है, फिर ऐसा जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये लूप के अंदर कितना टोटल करंट है, तो जितने करंट कैरिंग वायर्स है, कितने करंट कैरिंग वायर्स है, तो बहुत सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं और वो कुछ अलग ही तरीके से। तो हम लोग ने कहा कि इसका फिर से सिंपल कैलकुलेशन निकाला। मैं यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूँ, देखो यूनिट लेंथ में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लेंथ कितना है, एल है, जो कि क्या है, सर्कमफरेंस है। तो यूनिट लेंथ पे जितने भी टर्न्स होंगे उसको हम लोग ने क्या बोला, यूनिट लेंथ पे जितने भी टर्न्स होंगे उसको हम लोग ने क्या बोला, एन बोला। एन यहाँ पर 1 टर्न है, मैं 1 टर्न भी बना सकता हूँ, मैं 2 टर्न भी बना सकता हूँ, मैं 3 टर्न भी बना सकता हूँ। तो यूनिट लेंथ पे जितने भी टर्न्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो बताओ पूरे सर्कमफरेंस पे कितने टर्न्स होंगे, तो मैंने बोला एक्स करके क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्या आ जाएगा, 2 पाई आर इंटू एन। समझ में आ रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इनसाइड द लूप। अच्छा, 1 टर्न के अंदर कितना करंट जा रहा है, आई। तो 1 टर्न के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लूप में कितने टर्न है, 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर एन के अंदर कितना करंट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स कितना आ जाएगा, 2 पाई आर एन इंटू आई। ये समझ में आ रहा है, ये क्या है, टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, ठीक है, डन। अब क्या करना है, अब एम्पियर्स लॉ यूज कर लो। स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 क्या बोलते हैं, यूज एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ इधर का है टोटल करंट है। तो ये वैल्यू कितना है, बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट, और आई कितना मिला, ये टोटल करंट आया ना, देखो कितना मिला, 2 पाई आर एन इंटू आई। तो देखो 2 पाई आर कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, तो दिख रहा आंसर सेम ही आ गया। ओके डन।
तो ये चीज़ है। अब इसके देखो टोरॉइड बहुत सिंपल है। अब मैं तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं दो पॉइंट लेता हूँ, समझो एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है। समझो ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है। मुझे बताओ फटाक से कि पॉइंट P1 और P2 पर मैग्नीट्यूड कितना है। फटाक से सोचना नहीं चाहिए, फटाक से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, बोलो फटाक से। तो देखो पॉइंट P2 पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। बोलो क्यों? देखो ना, स्टेप्स को फॉलो करो। स्टेप्स क्या बोलता है, स्टेप 1 क्या बोलता है, जो भी पॉइंट पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उससे पास होते एक लूप बना दो। तो देखो ये मैंने लूप बना दिया, ठीक है। स्टेप 1 हो गया ना, स्टेप 1 हो गया। अच्छा स्टेप 2 तो अपन बाद में करेंगे। स्टेप 3 में क्या आता है, टोटल करंट आता है ना। तो मुझे बताओ ये जो तुमने लूप बनाया है इसके अंदर से कितना करंट पास होगा। एक करंट ही 0 है। बोलो क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर है ही नहीं ना। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड 0 हो गया। डायरेक्टली आंसर आ जाता है, समझा। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये वाला इधर है, इसको भी मैं सेम करता हूँ। यहाँ से ऐसा है, मुझे बताओ यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, ये भी 0 रहेगा। बोलो क्यों? अब तुमको डाउट आएगा सर ये जो लूप है इसके अंदर तो इतने सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, तो अभी क्यों 0 है। तो देखो एक चीज़ समझो, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया, एक कॉइल की वजह से मुझे बताओ यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, टोटल की वजह से 0 हो जाएगा। एक यहाँ पर DL लूँगा, ये वाला DL का मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला DL इसको कैंसिल करेगा। वैसे ये वाले कॉइल के से मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाले कॉइल के से मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक कितना आ गया, फिर से इसके ऊपर 0 ही आ जाएगा। ये समझे, क्लियर है।